हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बहुत एक अहम सब्जेक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आयन है। अब इस आयन की जो हमारे पास मार्क्स लिखे हुए हैं जो लॉ गेट के लिए, वो है 20 नंबर। तो इसकी एक वीडियो हम कर चुके हैं, दूसरी वीडियो हम कर रहे हैं। इसमें बड़े अहम सवाल हैं, इसको आपको देखना होगा। अगर लॉ गेट में आपको अपेयर होना है तो कम से कम ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इनको तो आप देख लेंगे तब भी आपके अच्छे खासे नंबर हो सकते, वो काफ़ी चीज़ें आपको याद हो सकती है। तो आइए इसको ज़रा पढ़ते हैं। आज हमारी ये सेकंड क्लास है इसकी, लेकिन इसमें कुछ सवाल हो सकता है रिपीट भी हो गए हों जो हमने पहली वीडियो में किए, लेकिन अहम सवाल हैं इसीलिए हमने दोबारा भी डाल दिए। आइए इनको देखते हैं क्या चीज़ें आज हमारे पास। देखें, ये आ गई हमारे पास लॉ गेट की जो है वो शीट के हमारे पास है क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री में। इसमें देखें हमारे पास 20 सवाल आते हैं, तो बहुत अहम है क्योंकि 20 सवाल आपके, अगर उसमें 17 से 18 सवाल हो जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट हम सीपीसी और सीआरपीसी पे इतना अगर फोकस ना भी करेंगे तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उससे भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप सीबीसी और सीआरपीसी को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बहुत अहम है, वो तो आपकी बेस है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इसके जो है वो आर्टिकल्स याद करना, ये करना वो करना, हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये तो बिल्कुल आपके पक्के नंबर हो सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। देखें, ये हमने पहले भी सवाल किया था, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी मुल्क का है तो वो उसी मुल्क का एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, वो एक सुप्रीम लॉ है, ऐसे समझे कि उसमें जैसे बहुत सारे जो अंग्रेज मुल्क है वो क्रिश्चियन उसको बाइबल दूसरा कहते हैं, तो वो बाइबल की हैसियत रखता है। अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो मुल्क नहीं चल सकता, वो तो फिर बनाना रिपब्लिकन बन सकता है, मुल्क चल नहीं सकता। तो उसकी बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है और उसकी हर बंदे को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। और उसके बाद आपके पास दूसरा नंबर सवाल है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वन पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। ये हमारा 1956 में हुआ है और 1956 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल के बाद हुआ था। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास असेंबली टूटती रही और बनती रही और लोग आपस में लड़ते रहे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो लोग, हो सकता है हमारी जो हमारी जनरेशन है वो सोचती होगी कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हालांकि ये जो कुछ हो रहा है ये शुरू से ही हो रहा है। ऐसी वो अगर आप, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हमारी तारीख पढ़ते नहीं है, वो अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उनको पता चल जाएगा कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, हम शुरू से ही ऐसे थे। तो हम अब तब्दील नहीं हुए अभी तक, ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे में कोई तब्दीली नहीं आई और इम्कान भी कम ही नजर आते हैं कि हम तब्दील हो सके। तो 9 साल के बाद तो हमने आयन बनाया, तो आप समझे 9 सालों में मुल्क तो पता नहीं एक टिकट में कहाँ पहुंच जाते, और हमने कुछ किया ही नहीं, अभी आयन भी नहीं बनाया कि मुल्क कैसे चलेगा। जिस आयन जो 1935 एक्ट था, जो इंडियन एक्ट था, उसकी वजह से हमने कहते हैं कि आज़ादी ली, और उसी को 9 साल खींचते हुए चले गए आज़ाद होने के बाद भी। तो ये तो हमारी हिस्ट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशंस की, इसको समझना करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक इन विच कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हम शुरू से ही लेकर इस मजहबी चीज़ों को टच करना और मजहबी चीज़ों को, हर चीज़ों को मजहबी करना, ये हमारा शुरू से जो है हमारे लोगों का जो है वो एक वतीरा है या उनका एक इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि हम हर चीज़ को जो है ना वो इस्लामाइज करें। चाहे फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम हम कहें तो सही हम बड़े इस्लामिक मुल्क है। तो अब हम 1956 में इस मुल्क को एक इस्लामिक मुल्क करार दे दिया, इस्लामिक रिपब्लिक। तो कितना इस्लामिक है वो तो आप हम वो सब देखते हैं कि हमारे पास सारा कुछ है, निज़ाम ही हमारा जो है वो इंटरेस्ट का है। तो बहरहाल इस पे तो बहस नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा, जो सवाल किया कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक होती है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं है। अच्छा, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द प्रेसिडेंटल सिस्टम।
इन पाकिस्तान। ये प्रेसिडेंटल सिस्टम देखें, ये बहुत कोशिश हुई है यहाँ पे कि हमारे पास ऐसा प्रेसिडेंटल सिस्टम हो जहाँ पे हम वजीर आजम और दूसरे वज़रा वगैरह ये कुछ भी नहीं हो, सारे पावर्स जो है कैबिनेट वगैरह कुछ भी नहीं हो, और पावर सारे के सारे कंसंट्रेट एक प्रेसिडेंट के पास हो। तो ये इस तरह की बहुत सारा कोशिश हुई, लेकिन ये एक दफ़ा ये कोशिश हुई जिसको आइन भी ऐसा बनाया गया, जो आपके जो मशहूर यहाँ के डिक्टेटर है इस मुल्क के, अयूब खान ने बनाया था। ठीक है, तो ये 1962 में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो एक प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसकी हुकूमत भी जो थी प्रेसिडेंटल थी। हु एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, डिक्टेटर्स को गालियां देते हैं, लेकिन सिकंदर मिर्जा जो कि एक सिविलियन लीडर था, पॉलिटिशियन था, और उसी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, तोड़ा। और उसके बाद ये 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया था, जो सिकंदर मिर्जा ने किया था। ये सिकंदर मिर्जा है, लेकिन इसको सिकंदर मिर्जा भी कहा जाता है, लेकिन कहीं अगर आपके पास सिकंदर और सिकंदर अलग अलग हो तो आपको सिकंदर मिर्जा लिखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एस्टेब्लिश्ड व्हिच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन सी गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंटल, डिक्टेटोरियल, लेकिन इसमें जो हुकूमत है आपके पास वो पार्लियामेंट्री है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और ये पार्लियामेंट्री हुकूमत है। पार्लियामेंट में जहाँ पे वुज़रा होते हैं, एमपीज होते हैं, जो डिसीजंस करते हैं, कितना करते हैं, कितना उनका रोल है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो जो भी है वो पार्लियामेंट्री है सो फार। ठीक है ना, तो ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ थी भुट्टो साहब की, क्योंकि उनकी लेगेसी है, अभी तक चल रही है, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी थी सो कॉल्ड उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। इससे पहले तो हमारे पास ए सच डेमोक्रेसी नहीं आई थी। पाकिस्तान इज ए स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये हमारे पास जो हुकूमत है, ये कौन सी हुकूमत है? ये जो हमारे पास जिस तरह कहते हैं, इसमें देखिए तीन चार चीज़ें आपके पास हैं। यूनिटरी है, क्या ये वन यूनिट नहीं है, पहले था। ये कन्फेडरेशन भी नहीं है, और ये फेडरल और सोशलिस्ट, तो ये फेडरल हुकूमत है। ये हमारे पास जो निज़ाम है ये फेडरल निज़ाम है। इस फेडरल निज़ाम में बहुत सारे बुराइयाँ हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी है, तो पूरे सूबों को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये फेडरल निज़ाम है हमारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स अबाउट द फेडरल रिपब्लिक। और उसके बाद है हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पाकिस्तान हैड टू सो फार। पाकिस्तान में अभी तक कितने आइन आए हैं, ये तो अभी इसको बहुत हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है। तो हमारे पास अभी तक 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस अभी तक आ चुके हैं। और इसमें अगर आप साल देखें तो 1956, 1962 और 1973। तो इसके जो आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल है वो हमने पहली वीडियो में की थी, वो आपने उसको देखा होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपके पास सवाल है, विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं थी, ये एक नेशनल असेंबली ने बनाया था। ठीक है, नेशनल असेंबली जो है उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया था। अभी हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है, ये पहले में थी। पहले जो हमारा आइन था उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, और ये जो आइन है ये नेशनल असेंबली ने बनाई है। जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ही बनाया है। उनके ताउन के साथ भुट्टो साहब ने ये बनाया है। तो देखें, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्कस्ड इन विच पार्ट ऑफ द 1973। ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आपके पास फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी आपके हुकूक है उनको एक्सप्लेन किया गया है। ये इनफैक्ट जो पार्ट 2 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका पाकिस्तान का जो आइन है उसको कम से कम आप पढ़ें, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम लॉयर, और जिनकी ये फील्ड है उनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, तो उनको पता चल जाएगा कि लॉ है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और उसमें आर्टिकल कैसे होते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है, which articles deals with the object to resolutions।
ये 2A है जो ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशंस की बात करता है। ये ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन भी जैसे मैंने कहा कि एक पाकिस्तान की जो का मकसद है वो हम लोगों ने ही उसको, जो हमारे क्लर्क्स वगैरह हैं या जो हम उसको इस्लामाइज किया हुआ है इनफैक्ट, कि हम सब कुछ जो है वो हमारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला चलाता है। कुछ इस तरह की कहानी है कि उसका पाकिस्तान का मतलब क्या है वो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत अहम है। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशंस कितनी है, हम कितने जो है हमारा मुल्क मजहब, ये अलग कहानी है। ठीक है ना, लेकिन हमने जो एकेडमिकली हमें डिस्कस करना है वो ये चीज़ें, लेकिन क्रिटिकली आप अगर स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं तो कल को ये बातें आपको समझ आनी चाहिए और आपके जहनों में भी आएगी कि हमारा पाकिस्तान का मकसद क्या है और हम कौन से काम कर रहे हैं। और आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखेंगे कि ये कितने इस्लामिक फैसले हो रहे हैं और कितने फैसले हम उसमें जो है हलफ तो उठा लेते हैं लेकिन हम काम क्या करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वो जो है 2A आर्टिकल्स में इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन्फोर्स्ड इन व्हिच ईयर। ये दूसरा जो, देखिए इनको थोड़ा सा आपको जहन में रखना चाहिए कि ये दूसरा कानून जो है ये हमारे डिक्टेटर साहब लेकर आए थे, अयूब खान के दौर में आया था। तो अयूब खान जो है वो कब आया था, उसका दौर क्या होगा, उसका दौर ये 1962 है। ठीक है, वैसे तो 58 से आ चुका था लेकिन 62 में उसने इसको प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन उसने लेकर आए थे। और उसके बाद आपके पास सवाल है कि हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 90। देखिए ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने बनाया था, इसका सेरा किसके पास जाते हैं, कौन इसका आर्किटेक्ट था। तो ये इनका जो आर्किटेक्ट था वो इनफैक्ट जैसे अभी हम अगर कहें कि 18th अमेंडमेंट का आर्किटेक्ट क्या है, कौन है, तो आर्किटेक्ट अलग होता है और उसको जो लीड करता है वो अलग चीज़ होती है। जो बंदा लिखता है, जो उसको आर्किटेक्ट करता है, बनाता है, स्ट्रक्चर देता है, वो कोई और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट होता है, वो बनाता है। ठीक है, जो पहला आइन था उसमें जो है हफीज़ पीरज़ादा, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे, वो बहुत उसने अहम रोल अदा किया था। 18th अमेंडमेंट में हमारे पास रब्बानी साहब है, रज़ा रब्बानी साहब, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आर्किटेक्ट हैं इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसका जो आपका जो आर्किटेक्ट था वो हफीज़ पीरज़ादा था, लेकिन उसमें एक बड़ी अमेंडमेंट की गई जिसमें आपने पावर को रिवोल्व किया और सब्जेक्ट्स आपने सूबों को दिए। तो उसका जो आर्किटेक्ट था वो रज़ा रब्बानी साहब है। Which constitution introduced the principle of the basic democracy। ये बेसिक डेमोक्रेसी का भी एक बड़ा बीडी का हमारे पास एक शुरू में, क्योंकि हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने के लिए जो एक बुनियादी हुकूमत बनाते थे, उस हुकूमत में होता ये था कि हर चीज़ इस्लामाबाद से उसको डील किया जाता था। तो ये 1962 में हुआ था। ये भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 62 वाला, उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो भी डिक्टेटर आता है वो इस बेसिक डेमोक्रेसी के थ्रू, क्योंकि सूबाई असेंबलियाँ तो उनके पास नहीं होती है, तो फिर वो जो नीचे वाले लोग जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं और तो वहाँ को उनको जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है डील किया जा सकता है सेंटर से। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका और तहसील लेवल पे जाके पैसे की जो डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं वो इंट्रोड्यूस की गई एक सो कार्ड। तो आराम से हुकूमत करने के लिए ये सारे कुछ काम किए जाते हैं। Which article declared Islam is a state of the religion। ये कौन सा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि ये हमारी जो स्टेट है ये इस्लामिक है। ये आर्टिकल नंबर 2 है। ठीक है ना, इस्लामिक जो हमारे पास उसकी बात करता है ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, वो आगे 2E में इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इस्लाम की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका आर्टिकल 2 बताता है आपको।
हु हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ असेंबली कर सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता। असेंबली से मुराद है जो असेंबली में लोग हैं वो अपनी जब राय देंगे तो वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं, पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट चाहेगी, पार्लियामेंट का जो भी विल होगी वो प्रिवेल करनी चाहिए और वो करती है, ठीक है ना। कोई ये अलग बात है हमारे पास जिस तरह अभी 17 अमेंडमेंट आई है या 26, किसका रोल था, कैसे रोल था पार्लियामेंट्री, पता नहीं, पढ़ा भी था या नहीं भी पढ़ा था, वो अलग कहानी है। ये बातें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक है आपकी समझ के साथ। आप जब वकील बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर्स में क्या लिखा हुआ है। आम पेपर, हम कितने अजीम लोग हैं, हमने कितने अच्छे अच्छे आयन बनाए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये अक्सर मुसलमान स्टेट्स का ये मसला है कि हम लिखते कुछ हो रहे और काम कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है कि आप जो कुछ लिखा हुआ है उसको क्रिटिकली अप्लाई भी करके देखें, उसको मॉनिटर कर भी देखें कि क्या ये वाकई अप्लाई हो रहा है। लेकिन पढ़ना हमें यही है, एकेडमिकली हम इसको डिस्कस जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सवाल है which constitution abolished the office of the prime minister? देखें, प्राइम मिनिस्टर एक पार्लियामेंट्री सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अब जो अयूब खान थे उसने जो अपना वजीर आजम का हाउस था वही खत्म कर दिया कि कोई वजीर आजम नहीं, बस सदर होगा, बस सब कुछ उसके लिए होगा। उसने एक प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आया, ठीक है। तो बाकी अगर किसी एक सूबे में कोई जिसकी अक्सरियत है वही सारी जिंदगी प्रेसिडेंट रहे, बाकी चाहे बाहर में। और कहते हैं लोग कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हमसे जो बांग्लादेश है वो अलग हो गया। कि क्या ये मुसीबत है कि बस जिसको चाहे, जिसके पास ताकत है वो प्रेसिडेंट बन जाए। उसके पास कोई डेमोक्रेटिक ताकत तो नहीं थी, वो तो एक डिक्टेटर था, प्रेसिडेंट बन गया और प्रेसिडेंट के बाद उसकी मर्जी है, जिसको चाहे वो करे। तो इस तरह की पावर जो है इसको हमारी जैसी स्टेट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो आपके पास मल्टीनेशनल जहाँ लोग रहते हों, जिसके पास बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हों, बहुत सारी 3-4 कौमें हों हमारे पास, तो इस तरह आप प्रेसिडेंटल हुकूमत नहीं बना सकते। डेमोक्रेटिक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते बहरहाल। और उसके बाद आपके पास सवाल है कि द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योर्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? ये भी बड़ा अहम सवाल है कि इस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड बाय, ये किसने इंश्योर की हुई है कि ये इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसकी वो सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी अथॉरिटी है। अगर कोई आइन का अगर बेसिक कोई चीज आगे पीछे कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। तो उसकी जो एक यकीन दहानी है वो हमसे जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। उसके बाद हमारे पास सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन 93 केम इनटू फोर्स ऑन, ये कब हुआ? ये 14 अगस्त 1973, ठीक है। ये बहुत अहम डेट है। वैसे वहां पे कोई 15, 16, 18 कोई भी लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए जिस दिन कोई अहम दिन होता है, जैसे 14 अगस्त इस मुल्क का बहुत ही अहम दिन था, तो उसी दिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया या इसको इनटू फोर्स किया गया ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास और इसका सवाल है कि which feature is common in all constitution? ये सब में जो है वो एक चीज कॉमन है, ये क्या है? तो सब में जो कॉमन है वो इस्लामिक प्रूवियंस, ठीक है, मजहबी जो भी आप उसका नाम दें, कि हमारा कानून जो है वो सारा का सारा इस्लामिक है। अब उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है ये सारी अलग कहानी है। बहरहाल ये जो भी कुछ है ये आपको याद करना पड़ेगा। जब ये सवाल आप याद करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको इसमें 15 से 16 नंबर मिल जाने चाहिए, और मिल गए तो आप लॉ गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।